तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ फिल्मों में होता है तो ये कहानी सुनने के बाद आप लाइट बंद करके कभी नहीं सोएंगे। स्वागत है आपका डर की असली दुनिया में। ये कहानी मुझे मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार ने सुनाई थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि उनका नाम मैं कभी जाहिर नहीं करूंगा, इसलिए उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये सच्ची घटना उनकी ही जुबान से जस की तस सुनाता हूं। रात काफी गहरी थी। आसमान में चांद बादलों में छुप छुप कर जैसे कोई राज छिपा रहा हो। और तभी वो हुआ जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुम ध्यान से सुनिए और बीच में बिल्कुल मत टोकिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई झूठी कहानी नहीं है। ये हमारे अपने घर का, हमारे अपने खून का सच है। उस रात हमारे घर की दीवारों ने खून पिया था। हमारी चौखट पे मौत खड़ी थी और हमारी चाची, हाँ वही औरत जिसे हम अपना मानते थे, उसने हमें नर्क में धकेल दिया था। तुम सोच भी नहीं सकते, जब एक जिंदा इंसान के जिस्म में पिशाच का साया उतरता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, और जब वो मुस्कुराता है तो उसके दांतों में लहू की बू कैसी महकती। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव बेहटा। ये गांव खेतों से घिरा था। चारों तरफ कच्ची गलियां, पुराने नीम और पीपल के पेड़ और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। लेकिन इस हरियाली के पीछे छिपा था गरीबी का साया। गांव के ज्यादातर लोग दिन रात खेतों में मेहनत करके अपना पेट भरते थे। इसी गांव में रहते थे रामसुख यादव। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक। रामसुख के पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी और वो दूसरों के खेत में भी मजदूरी करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। उनका परिवार भी छोटा था। पत्नी सरोजा देवी, बेटा विनय और एक बूढ़ी मां जो अब ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। गांव में जब भी किसी के घर शादी होती तो पूरे गांव में रौनक फैल जाती थी। रामसुख के बेटे विनय की उम्र अब 25 हो चुकी थी। रामसुख और सरोजा ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर, कर्ज लेकर और कुछ रिश्तेदारों की मदद से बेटे की शादी का प्रबंध किया। सरोजा मुस्कुराते हुए, रामसुख देखना, हमारी बहू घर में आएगी तो ये घर भी रोशन हो जाएगा। रामसुख, हाँ सरोजा, विनय भी मेहनती है, बहू भी हमारे घर को संभाल लेगी। बस ऊपर वाले से दुआ है कि सब ठीक से हो जाए। शादी का दिन आया। गांव के लोग, बारात, ढोल नगाड़ों की आवाज, हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा था जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से जल रहा था। वो थी ललिता, विनय की चाची, यानी रामसुख के छोटे भाई की पत्नी। ललिता का अपना बेटा था, लेकिन वो बेरोजगार था और कोई उससे रिश्ता करने को तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि विनय की शादी में इतना दहेज आया है, नया ट्रैक्टर, फर्नीचर, जेवर, तो उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। ललिता मन में, सब कुछ इस रामसुख के बेटे को ही मिलना था। देखते हैं कितने दिन खुश रहता है। शादी पूरी हुई। बहू सीमा घर आई। सीमा पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी थी। वो गांव के माहौल में जल्दी ढलने लगी, घर का काम संभालने लगी। लेकिन ललिता की जलन अब गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि इस घर की खुशियां वो चैन से नहीं रहने देगी। शादी के कुछ दिन बाद गांव में एक मेल लगा। वहां एक कोने में पीपल के नीचे एक अजनबी आदमी बैठा था।
काले कपड़े, गले में हड्डियों की माला और आंखें इतनी तेज कि देखने वाला कांप जाए। ललिता वहीं गई। ललिता, धीरे से, मुझे किसी का घर बर्बाद करना है, क्या तुम कर सकते हो? काला जादूगर हंसते हुए, घर बर्बाद करना वो तो आसान है, लेकिन इसकी कीमत होगी। ललिता ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जादूगर ने एक छोटी सी लोहे की डिब्बी दी जिसमें काले धागे और कुछ अजीब चीजें थी। जादूगर, इसे उस घर में ऐसे जगह छुपा देना जहां कोई देख ना सके, फिर देखना कैसे अंधेरा उतरता है। कुछ दिनों बाद विनय और सीमा के कमरे में अजीब बातें होने लगी। रात को खिड़की अपने आप खुल जाती, बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। कभी कभी सीमा उठती तो देखती आईने में उसका चेहरा धुंधला और डरावना दिख रहा है। एक रात करीब 2 बजे सीमा की आंख अचानक खुली। उसने देखा कोने में एक लंबा काला साया खड़ा है जो उसे देख रहा है। वो चिल्लाने ही वाली थी कि साया धीरे धीरे दीवार में समा गया और गायब हो गया। अगली सुबह सीमा ने अपनी सास सरोजा को बताया। सरोजा डर गई लेकिन बोली, बेटी ऐसे सपने मत सोच, ये सब तेरी थकान है। लेकिन उसी रात सरोजा ने खुद महसूस किया, रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सरोजा की चीख से पूरा घर जाग गया और सबको समझ आ गया कि अब इस घर पर किसी बुरी नजर का साया है। शादी के कुछ दिन बाद तक सब ठीक था। गांव में लोग आज भी उस दहेज की बातें कर रहे थे जो रामू की शादी में आया था। सोने की जेवर, महंगे बर्तन और सबसे अहम नकद रुपए। पर अब वो सब जैसे किसी की नजर लग गई हो। शादी के 15वें दिन की रात थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर हवाओं में एक अजीब सी बदबू घुली थी, सड़ी मछली और खून जैसी। रामू की बीवी सीमा, जो हमेशा हंसमुख और चंचल थी, उस रात अचानक डर से उठ बैठी। उसने रामू को हिलाकर कहा, सुनो, खिड़की के पास कोई खड़ा है, काले कपड़े में। रामू ने नींद में आंखें मलते हुए खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा, पर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में किसी जानवर के पंजों जैसे निशान बने थे, मगर वो इंसानी पैरों जितने बड़े थे। दूसरे दिन सुबह चाची को आंगन में धीरे धीरे बड़बड़ाते सुना गया, तेरा घर उजड़ जाएगा, तेरा घर बर्बाद होगा। औरतें सुनकर हंसी में उड़ा देती, मगर सीमा ने साफ सुना, चाची के मुंह से उसके और रामू का नाम निकल रहा था। रात होते ही घर में अजीब परछाइयां घूमने लगी। सीमा जब रसोई में जाती, दीवार पर अपनी परछाई से अलग एक और परछाई हिलती, बिना किसी इंसान के। पानी भरने गई तो मटके के अंदर से आवाज आई, मैं आ गया हूं। एक रात रामू खेत से देर से लौटा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सीमा के गले में काले हाथों का कसाव, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबोचे हो। रामू ने झपट कर उसे खींचा, पर ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से खून रिस रहा था। गांव के कुत्ते अचानक बीमार पड़ने लगे। मुर्गियां बिना वजह मर जाती। औरतें कहती, ये कोई रोग नहीं, ये ऊपरी हवा है। सबकी नजर अब चाची पर जाने लगी, पर वो हमेशा भोली सूरत बनाकर कहती, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। रामू के लाख समझाने पर भी सीमा ने तय कर लिया, अगर ये सब किसी बुरे साए का काम है तो मैं इसका सामना करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। पर उसे नहीं पता था कि असली बुरा साया तो अब आने वाला है। सीमा ने एक रात अपने कमरे की दीवार पर कुछ लाल निशान देखे। पास जाकर देखा तो वो रामू का नाम था, जो खून से लिखा गया था। उस खून की बू ने कमरे में ऐसा माहौल बना दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक दीवार से टपकता खून बहकर फर्श पर फैलने लगा और उसमें किसी के पैर के निशान बन गए, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। गांव की एक बूढ़ी औरत ने सीमा को बुलाकर कहा, तुम्हारी चाची ने 7 रात पहले
श्मशान में एक मुर्दे के ऊपर काला तंत्र किया था पिशाच को बुलाने के लिए। सीमा के होश उड़ गए। उसे अब समझ आया कि चाची की आंखों में हमेशा लाल चमक क्यों होती है और उसके घर के पास से गुजरते ही ठंडी हवा क्यों चलती है। रात के वक्त गांव के चौधरी का बेटा खेत से घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश तालाब के पास मिली, गला फाड़ा हुआ, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और आंखें खुली की खुली। लोग कहते हैं मरने से पहले वो चिल्ला रहा था, पर वहां कोई इंसान नहीं था। गांव में डर फैल चुका था। ऐसे में एक बूढ़ा तांत्रिक आया, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और कमर में बंधी राख की थैली। उसने आते ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, यह पिशाच है जिसे काले जादू से बुलाया गया है और जब तक इसकी बलि नहीं ली जाएगी यह वापस नहीं जाएगा। तांत्रिक ने रात को एक मंत्र पढ़ते हुए पिशाच को बुलाया। आसमान काला हो गया, हवा में राख उड़ने लगी और फिर वो आया, काले सड़े मांस वाला, लंबे नुकीले दांत, हाथों में नाखून जैसे लोहे के पंजे, आंखों में खून जैसा लाल रंग। उसके मुंह से सड़ांध और खून की बू आती थी। वो सीधे सीमा की तरफ लपका और तांत्रिक ने मंत्र से आग का घेरा खींच दिया। पिशाच और तांत्रिक के बीच मंत्रों और चीखों का टकराव शुरू हुआ। कभी पिशाच आग में घुसने की कोशिश करता तो कभी तांत्रिक हवा में उछलकर राख फेंकता। पर अचानक आग का घेरा टूट गया और पिशाच सीधे सीमा की तरफ बढ़ा। जैसे ही आग का घेरा टूटा, पिशाच ने ऐसी चीख मारी कि पूरी धरती हिल गई। गांव के कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे, बच्चे रोने लगे और आसमान में काले कौवे मंडराने लगे। उसकी आंखें सीधे सीमा पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी रूह खींच लेना चाहता हो। पिशाच ने सीधा गांव की तरफ छलांग लगाई। पहला शिकार गांव का एक युवक जो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था। पिशाच ने उसके सीने में पंजा घोंपा और उसे दीवार पर पटक दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। उसके बाद वो घर घर घुसने लगा। चीखें, दरवाजों का टूटना और खून की गंध पूरे गांव में फैल गई। तांत्रिक ने कमर से राख की थैली निकाली और हवा में फेंकते हुए मंत्र पढ़ा, एयूएम क्षिप्रम नाशय नाशय पिशाचाय नमः। राख हवा में चमकने लगी और पिशाच के शरीर पर गिरते ही उसके मांस से धुआं उठने लगा। पिशाच ने गुस्से में तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल से उसे पीछे धकेल दिया। अचानक आसमान से खून की बूंदें टपकने लगी। गांव वाले डर के मारे बाहर भागे, लेकिन जैसे ही खून उनके शरीर पर गिरा, वे बेहोश होकर गिरने लगे। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, यह उसकी ताकत है, जितना ज्यादा खून गिरेगा उतना मजबूत होगा। तांत्रिक ने सभी को घर के अंदर बंद रहने का आदेश दिया। तांत्रिक ने सीमा को बताया कि पिशाच को रोकने का एक ही तरीका है, जिसने इसे बुलाया है उसकी बलि दी जाए। सीमा का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे अब पता था कि यह उसकी चाची है। पर क्या वह अपनी चाची को मरने दे सकती थी? गांव वाले कहते, अगर नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तांत्रिक ने पिशाच को घेरने के लिए हवन कुंड तैयार किया, जिसमें मानव खोपड़ियां, नींबू और लाल धागे थे। जैसे ही पिशाच पास आया, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिशाच गुर्राते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सीमा की चाची अंधेरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, यह पिशाच मेरा है और आज ये तुम्हें खत्म कर देगा। रात का समय था। गांव के ऊपर काली, भारी और दमघोंटू हवा लटक रही थी। दूर कहीं पेड़ की डालियों के बीच से चांद झांक रहा था और उसकी रोशनी इतनी फीकी थी कि लगता था मानो किसी ने चांद को राख से ढक दिया हो। गांव के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कुत्तों का भौंकना, न झिंगुरों की आवाज, बस एक सुनसान डर जो भीतर तक उतर रहा था। चाची अपने अंधेरे कमरे में बैठी थी। सामने लोहे की थाली, जिसमें लाल सुर्ख खून टपक रहा था।
उसने अपनी जीभ से वो खून चाटा। उसकी आंखें पल भर में बिल्कुल सफेद हो गईं। उसके पास बैठा वही काला जादूगर धीमी आवाज में मंत्र बुदबुदा रहा था, आज वो दोनों मरेंगे और उनका खून मेरे हवाले होगा। अचानक खिड़की के बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? चाची ने कर्कश आवाज में पूछा। जवाब में बस एक ठंडी फूंक कमरे के अंदर आ गई। मोमबत्ती की लौ काली हो गई और कमरे में पिशाच आ चुका था। पिशाच की शक्ल इंसानी थी, पर उसका मुंह कान तक फटा हुआ और उसके दांत इतने लंबे कि होंठों से बाहर निकल रहे थे। उसके नाखून लोहे जैसे और उसके पैरों की दिशा उल्टी। उसने आते ही चाची की तरफ देखा, फिर बोला, मेरा इनाम कहां है? चाची ने थाली उसकी तरफ सरका दी, पर पिशाच ने थाली को दूर फेंक दिया और कहा, आज मैं ताजा खून पीऊंगा, दुल्हन का। उसी वक्त घर के बाहर से शंख की आवाज गूंजी। दरवाजा अपने आप खुला और वहां खड़ा था उज्जैन का तांत्रिक, सफेद कपड़े में, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भभूत और गले में इंसानी खोपड़ियों की माला। उसने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया और पिशाच एकदम पीछे हट गया, लेकिन काला जादूगर और चाची दोनों एक साथ चीख उठे, ये बीच में आ गया, मार इसे। तांत्रिक और पिशाच के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हुआ। त्रिशूल से निकलती आग और पिशाच के मुंह से उड़ती काली धुंध पूरे घर को जलाने लगी। दुल्हन कमरे के कोने में छिपी थी। उसकी आंखों में डर और हाथ में एक छोटा सा ताबीज था जो उसकी सास ने दिया था। जैसे ही पिशाच उसकी तरफ लपका, दुल्हन ने ताबीज उसकी आंखों में घुसा दिया। पिशाच दर्द से चीख उठा, उसकी चमड़ी जलने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल चाची के सीने में घोंप दिया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज गई। उसके मरते ही काला जादूगर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तांत्रिक ने उसके गले की हड्डी तोड़ दी। पिशाच आखिरी बार गुर्राया, पर तांत्रिक ने उसके सिर पर भभूत फेंकी और पूरा शरीर आग में बदल गया। मरते वक्त चाची की आंखें दुल्हन पर टिकी और उसने फुसफुसा कर कहा, मैं लौटूंगी और तब तुम्हारा खून मेरे घर की दीवारों पर होगा। आसमान में अचानक बिजली चमकी और गांव में फिर से हल्की सी हवा चलने लगी, लेकिन गांव वालों को पता था वो हवा सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें उसकी परछाई आज भी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।